हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह गुलवान अजमेर शहर राजस्थान को बिलोंग करता हूं और मैं इसी शहर में 35 साल से इंग्लिश कोचिंग सेंटर चला रहा हूं। मैं IAS, RJS, RAS और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके केवल इंग्लिश के पेपर की तैयारी कराता हूं। फ्रेंड्स, अजमेर शहर में तकरीबन हर व्यक्ति मुझे इंग्लिश वाले सरदार जी के नाम से अच्छी तरह जानता है। अगर आपका कोई परिचित इस शहर में रह रहा है तो आप उसे बेशक फ़ोन करके मेरे बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, कोरोना के चलते हुए काफ़ी समय से कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं और स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर आप क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। फर्स्ट बैच में 24 मई से शुरू कर चुका हूँ और सेकेंड बैच में अगस्त में शुरू करूँगा। फ्रेंड्स, इस मैसेज को आप तक पहुँचाने के पीछे एक ही मकसद है कि जो भी व्यक्ति मेरे कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुँच पाते हैं वे अब घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है और मैंने इंग्लिश को बहुत करीब से देखा है। जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ मेरा खुद का एक रिसर्च वर्क है। मैंने इंग्लिश को बहुत सरल बना दिया है ताकि हर लेवल का बच्चा उसको समझ सके। फ्रेंड्स, जहाँ इंग्लिश सीखने की बात आती है तो हम सबसे पहले टेंसेस पढ़ाते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से टेंसेस 12 होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक प्रश्न उठता है कि क्या 12 टेंस पढ़ लेने से हम इंग्लिश बोल सकेंगे, लिख सकेंगे? कभी नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम 12 टेंस पे मास्टरी कर भी लेते हैं तो हम 12 प्रकार के हिंदी वाक्यों की ही तो इंग्लिश बना पाएंगे। 13 प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बने? हिंदी में तो हम सैकड़ों प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, उनकी इंग्लिश कैसे बने? तो फ्रेंड्स, केवल 12 टेंस पे मास्टरी कर लेने से ही इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना संभव नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है। मुझे बेस बनाने में, यानी कि स्टूडेंट्स को हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश सिखाने में करीबन 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम 12 टेंस में मास्टरी कर भी लेते हैं तो भी हमारे सामने ऐसे कई सेंटेंस आते हैं जिनकी हम इंग्लिश बनाने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि यह पिक्चर ज़्यादा नहीं चलेगी। अब हमारे पास चलने के लिए यहाँ प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है तो हम इसकी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे। कोई व्यक्ति बीमार है, हमने आपसे पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। आपने कहा कि सर डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। अब यहाँ जवाब देने के लिए प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है। हम किस तरह से इसको इंटरप्रेट करें कि हमारा पूरा भाव कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है यानी कि अब यह व्यक्ति सर्वाइव नहीं करेगा यानी मर जाएगा। तो यहाँ जवाब देने के लिए हमारे पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है। जैसे कि एक सेंटेंस है कि तुमने उसे बहुत ढील दे दी है, यानी तुमने उसे बहुत मुंह लगा लिया है। अब यहाँ मुंह लगाने के लिए या ढील देने के लिए हमारे पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है। तो 12 टेंस में मास्टरी होने के बावजूद भी ऐसे कई सेंटेंस आएंगे जहां हम उनकी इंग्लिश बनाते समय डिफिकल्टी महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन पे मास्टरी करना चाहते हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ें और इंग्लिश से छुटकारा पाएं। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ इसका एक छोटा सा डेमो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो अभी हम बात करेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आप ध्यान से सुने। आज के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहीं पर भी समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्रेंड्स, सामने देखिए, लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, टेंस 12 होते हैं और हर टेंस में 3 पॉइंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस कोई भी हो लेकिन हर टेंस में पॉइंट 3 होते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट पहचान, यानी हिंदी के सेंटेंस की पहचान क्या है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। सेकंड पॉइंट, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। और थर्ड, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान पे बात करते हैं। तो मैंने लिखा है कि हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, तिये, तहे आदि आ जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे।
यह बात हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, कहने को मैंने भी लिखा है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, तहे आदि आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ये देखिए आपके सामने 3 सेंटेंस हैं और तीनों के एंड में ता है, ता है, ता है आ रहा है, लेकिन इसमें 2 वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ना तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ना दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जबकि इनके अंत में ता है, तिये, तहे आ रहा है। सवाल उठता है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं है? तो मैंने इसके सामने लिख दिया है कि इसमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में बेशक ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, तिये आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है, छोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्या है, समय आएगा तब बात करेंगे। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, माँ ने सूत काटा है, इसमें ता है भी आ रहा है, सूत काटने का काम भी हुआ है, यानी कि वर्ब है, यानी कि क्रिया है। फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। मैं लिख चुका हूं, वर्ब है परंतु काम खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नहीं है, जबकि इनके अंत में ता है, तिये आ रहा है। फ्रेंड्स, हिंदी की पूरी दुनिया में ता है, तिये संतन वाले 3 वाक्य हैं, उसमें से आपको 2 छोड़ने पड़ेंगे। एक वो जिसमें बेशक ता है आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है, और एक वो जिसमें बेशक ता है आ रहा है और इसमें वर्ब भी है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। इन दोनों वाक्यों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो अब सवाल उठता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की खुद की क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सेंटेंस है माँ खाना पकाती है, तो माँ 24 घंटे खाना थोड़ी पका रही है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर ब्रेक आता है, फिर लंच बनाती है, फिर ब्रेक आता है, फिर शाम को डिनर बनाती है, फिर रात का ब्रेक आता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही रूटीन शुरू हो जाता है। इस चीज को मैं आपको यूं समझाता हूँ, देखिए, बी फॉर ब्रेकफास्ट, एल फॉर लंच, डी फॉर डिनर, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माँ खाना पकाती है तो 24 घंटे खाना नहीं पका रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम खाना खाते हैं, तो हम 24 घंटे हाथ में थाली थोड़ी पड़ी है, हम 24 घंटे खाना नहीं खा रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रेक आता है, फिर लंच करते हैं, फिर ब्रेक आता है, फिर डिनर करते हैं, फिर रात का ब्रेक आता है। यानी हम जब तक जिंदे हैं हम 3 खाने खाते रहेंगे। हम जब तक जिंदे हैं हर घर में 3 खाने बनते रहेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ब्रेक आएगा, फिर लंच और डिनर के बीच में ब्रेक आएगा। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, तहे आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, लेकिन इनकी खुद की पहचान है कि इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, इसमें काम चलता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। बच्चा रोता है, 24 घंटे थोड़ी रोता है, रोता है, खेलता है, पढ़ता है, सोता है, यानी 2 बार रोने के बीच में ब्रेक है। मुर्गा पान देता है, 24 घंटे नहीं देता है। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, तहे आ जाए और उसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, ऐसा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। फ्रेंड्स, पूरी हिंदी की दुनिया में ता है, तिये संतुलन वाले 3 वाक्य हैं। चौथा वाक्य भी होता है जिसमें ये तीनों पहचान नहीं है, फिर भी ये वाक्य है। ये काम मैं आपको सौंप रहा हूं ताकि आप भी सोचना शुरू करें। तो जब कभी आपको ऐसा चौथा वाक्य मिल जाए जिसमें ये तीनों पहचान नहीं हो, तो मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको लास्ट में दूंगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से बात करें। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। हर वाक्य जिसके अंत में ता है, तिये, तहे आता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहना ठीक नहीं है। 2 वाक्य छोड़ देना, एक वो जिसमें वर्ब नहीं है और एक वो जिसमें वर्ब है लेकिन काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। लिखा है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, डू और डज। डू का प्रयोग करना है आपको प्लूरल आई और यू के साथ,
और डस का करना है सिंगुलर के साथ। डू इज यूज विद प्लूरल एज वेल एज विद INU एंड डज यूज विद सिंगुलर। तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 पॉइंट आपके सामने थे। अब फ्रेंड्स अगली बात सुनिए, हर टेंस में सेंटेंस केवल 6 बनते हैं। देखिए, पहला सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंट्रो प्लस नेगेटिव, फिर बोले वाला और फिर बिना बोले वाला। हर टेंस के अंदर सेंटेंस 6 बनेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स में दिखा। हर टेंस में सेंटेंस 6 ही होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, बोले वाला, बिना बोले वाला। ये बोले वाला बिना बोले वाला क्या है, ये चीज भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सिंपल सेंटेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सिंपल वाक्य आ जाए तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। फ्रेंड्स देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है, वह फूल तोड़ता है, हम फूल तोड़ते हैं। ये दोनों वाक्य सिंपल है। हिंदी में सिंपल वाक्य वह होता है जो ना तो निगेटिव हो ना इंटेरोगेटिव। ऐसा सेंटेंस जो ना तो निगेटिव है ना इंटेरोगेटिव, वो सिंपल कहलाएगा। ये दोनों वाक्य निगेटिव नहीं है, वह फूल तोड़ता है निगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, इसलिए सिंपल है। हम फूल तोड़ते हैं, यह वाक्य भी निगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इसलिए ये भी सिंपल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, देखिए सामने। जब कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनानी हो, ये 2 पॉइंट आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, डू डज नहीं लगेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की जब इंग्लिश बनाएंगे तो डू डज नहीं लगाना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऐसे इसका ध्यान रखना है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो डू डज नहीं लगाना है, ऐसे इसका ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि एस और एस कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए सामने, वह फूल तोड़ता है, सेंटेंस सिंपल है। हम फूल तोड़ते हैं, ये भी सेंटेंस सिंपल है। वह फूल तोड़ता है, इसकी इंग्लिश है ही प्लक्स फ्लावर। यहां पे मैंने प्लग में एस लगाया है, यहां पे मैंने प्लग में एस लगाया है, लेकिन हम फूल तोड़ते हैं यहां पे एस नहीं है। रीजन, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेकंड में सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको वर्ब में एस एस नहीं लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो 2 ऑफ द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन द माइंड। फर्स्ट पॉइंट, do does are not used in simple sentence, and the second point is as और yes का ध्यान रखना है। वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको as कब लगाना है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो as नहीं लगाना है। तो इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, do does नहीं लगाना है, as yes का ध्यान रखिए। as yes कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए एस लगा होगा। अगला प्रश्न उठता है कि हम एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं। हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। तो इसका जवाब सामने है। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए और जेड आ जाए, इन सब में आपको ईएस लगाना है, लिखा हुआ है। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो अपने आप एस और ईएस का यूज करना सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है, तो आप हमारे पास जवाब होना चाहिए। तो इसका जवाब है, हिंदी का कोई भी ऐसा इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड आएगा, उसमें आपको ईएस जोड़ देना है। एक पॉइंट और है कि सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो ऐसा वाई आईएस में बदल जाएगा, तो इसमें अपने आप ईएस दिखेगा। और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं। अगर वाई के पहले वॉवेल है, देखिए वाई के पहले ओ आ रहा है, वाई के पहले ई आ रहा है, इसका वाई आईएस में नहीं कन्वर्ट होगा, इसमें एस लगा देंगे।
तो मैंने आपको ये बता दिया कि एस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। तो ये बात थी हमारी सिंपल सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नेगेटिव आता है तो इसमें आपको डू नॉट डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट लगाएंगे। राम नहीं जाता है, राम इज सिंगुलर, राम डज नॉट गो, डज नॉट लगाया है। हम नहीं जाते हैं, हम प्लूरल है, वी डू नॉट गो। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, यानी वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। और हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या शब्द पहले आएगा। क्या राम स्कूल जाता है, क्या आ गया, राम सिंगुलर है, डज राम गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या आ गया, डू वी गो टू स्कूल। क्योंकि हम प्लूरल है इसलिए डू बाहर आ गया, राम सिंगुलर था, डज बाहर आ गया। तो इंटरोगेटिव वाक्य की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो डू डज आपको वाक्य के शुरू में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या शब्द भी आएगा, नहीं शब्द भी आएगा। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, देखिए इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, ये इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा। जब हम इंट्रोनेगेटिव वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाना आप सीख गए। सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, डू डज नहीं लगेगा, ऐसे इसका ध्यान रखना है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, एस नहीं लगेगा। ये बात थी सिंपल की। नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव में डू डज बाहर आ जाएगा, इंट्रोनेगेटिव में डू डज बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। तो फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश आपके सामने है। लेकिन जब मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं तो ऐसे ही 4 शब्द और हैं, उनकी भी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो ये सेम 2 कंडीशन हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। तो वो शब्द क्या हैं उसको अपन देखते हैं। वो 4 शब्द क्या हैं उसकी बात भी आपके सामने करता हूं। सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाना आपने सीख लिया, बहुत आसान सा काम है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस के अलावा हमें 4 शब्द और ध्यान में रखने पड़ेंगे जिनकी इंग्लिश बनाएंगे तो भी अपने को वही 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। एक शब्द है हु, एक शब्द है नेवर, और फिर 2 शब्द और हैं नो वन और नोबडी। फ्रेंड्स जैसे भी मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनानी है तो आपको 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। डू डज लगाना नहीं है, एस का ध्यान रखना है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, एस नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर हु का सेंटेंस आ जाए, हु का मतलब कौन, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु का सेंटेंस आ जाता है तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है डू डज अकेले नहीं लगेंगे, हु के साथ डू डज अकेले नहीं लगेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में तो लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हु के साथ डू डज अकेले हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगेंगे। जैसे सने देखिए कौन जाता है, अगर हम कौन एक बार बोलते हैं तो हु गोज, हु गोज। कौन जाता है, हु गोज। अगर कौन एक बार बोलते हैं तो क्वेश्चन मार्क। और अगर मैं बोलता हूं कौन कौन जाता है तो कौन कौन प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ ऐसे आता नहीं तो इसकी इंग्लिश बनेगी हु गो, क्वेश्चन मार्क। कंडीशन वही है दोनों से, हु के साथ भी डू डज अकेले नहीं लगेंगे और ऐसे इसका ध्यान रखना है। अगर कौन एक बार आता है, कौन अगर एक बार आता है तो आप ऐसे लगेगा, ऐसे लगाएंगे आप। और अगर कौन कौन 2 बार आता है, कौन कौन 2 बार आता है तो एस नहीं लगेगा क्योंकि कौन कौन का मतलब प्लूरल हो गया। तो जिस तरह हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे उसमें भी 2 कंडीशन को देख रहे थे, डू डज नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखना है। सिमिलरली जब कभी हु का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको देखना है कौन एक बार बोल रहे हैं या 2 बार। कौन एक बार बोल रहे हैं एस लगेगा
क्योंकि कौन एक बार बोलने का मतलब सब्जेक्ट सिमिलर है। कौन कौन 2 बार बोल रहे हैं तो आपको एस नहीं लगाना है, क्योंकि कौन कौन 2 बार बोलने का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। इसी प्रकार जब नेवर का सेंटेंस आए तो इसमें भी आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिमिलर है प्लूरल है। राम कभी नहीं जाता है, कभी नहीं आ गया। राम कभी नहीं जाता है तो राम नेवर गोज, क्योंकि राम सिमिलर है। हम कभी नहीं जाते हैं तो वी नेवर गो। कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं कि नेवर में भी सब्जेक्ट सिमिलर है तो आपको एस लगाना है, और नेवर के अंदर भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगाना है। अब बात आती है नो वन नोबडी की। फ्रेंड्स, जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो वन नोबडी का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इन दोनों के साथ एस लगाना ही है, एस लगाना ही है। एस लगाना ही लगाना है। नो वन नोबडी के साथ एस लगेगा ही लगेगा, एस लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कभी ये 5 शब्द आ जाएं, सिंपल, हु, नेवर, नो वन नोबडी, इन पांचों के साथ ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, प्लूरल नहीं लगाना है इन पांचों के साथ में, और एस का ध्यान रखना है। लेकिन नो वन नोबडी में तो एस लगेगा क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है आपको। लेकिन सिंपल, हु और नेवर की जब इंग्लिश बनाएंगे तो इन तीनों में ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिमिलर है या प्लूरल है। अगर इन तीनों में सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, और अगर इन तीनों के साथ सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। तो यह बात थी पॉइंट नंबर 1 की। नेगेटिव मैंने बता दिया, डू नॉट, डज नॉट लगेगा। इंटेरोगेटिव में डू डैट बाहर आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में डू डैट बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। अब फ्रेंड्स, लास्ट 2 बातों पर करते हैं, गोला और ना गोला। ये न गोला ना गोला क्या चीज है? फ्रेंड्स, आपने डब्ल्यू स्टार वर्ड्स पढ़े हैं। मैं यहाँ गोला और ना गोला को लेके डब्ल्यू वर्ड्स की, डब्ल्यू टाइप के वर्ड्स होते हैं, इनकी बात कर रहा हूं। देखिए, फ्रेंड्स, आपने डब्ल्यू वर्ड्स सुने होंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, वेयर, whom, who, how। ठीक है, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स मेन 9 होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, वेयर, whom, who, how। इसमें फ्रेंड्स which, whose, how many, how much, इनके ऊपर मैं गोला बना रहा हूं। इनको मैंने नाम दिया गोले वाले, डब्ल्यू वाले शब्द, राइट। इसके अलावा देखिए, इन 4 पे गोला है। इनका जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये जो मैं नियम बता रहा हूं ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। हाल फिलहाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो मैं नियम बता रहा हूं ये 12 के 12 टेंस में कॉमन है। टेंस कोई भी हो, अगर इन 4 का आप क्वेश्चन बनाते हैं, हेल्पिंग और 3rd नंबर पे लगेगा। यहां लिख देता हूं, HB 3rd नंबर पर, राइट। एग्जाम्पल देखिए, which boy does sing, which boy does sing। देख रहे हैं आप, हेल्प में 3rd नंबर पे है क्योंकि इस पे विच पे गोला है। 4 शब्द ऐसे हैं जिन पे गोला है। इसके अलावा what, why, when, where, whom और how, इन पे गोला नहीं है। अगर आप इनका वाक्य बनाते हैं, टेंस कोई भी हो, तो हेल्पिंग और हमेशा 2nd नंबर पे लगेगी। HB लिख देता हूं, HB 2nd नंबर पर। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, when do you pray, when do you pray। आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग 2nd नंबर। तो ये गोला ना गोला वाली बात आपको समझ में आ गई।
फ्रेंड्स, अब मैं सीधी बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब मैं एक चिप में ख़त्म करूँगा ताकि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इस पूरे जो भी मैंने बोला उसका एसेंस बोल रहा हूँ। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 पॉइंट हैं। पहला पहचान, दूसरा कौन सी फॉर्म लगेगी, तीसरी इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं। जहाँ पहचान की बात करते हैं तो हिंदी का हर वाक्य जिसके अंत में ता है ती आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहेंगे। 3 प्रकार के वाक्य आएंगे, उसमें 2 छोड़ देना। एक वो जिसमें वर्ब नहीं है, एक वो जिसमें वर्ब है लेकिन काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, काम चलता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला पॉइंट ये थी इसकी पहचान। सेकंड पॉइंट था कि जब कभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट। और थर्ड पॉइंट था कि इसके हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, डू डज। डू का प्रयोग आपको प्लूरल और आईयू के साथ करना है, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करना है। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो खास चीज थी वो मैंने बोली कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं, टेंस कोई भी हो सेंटेंस 6 बनेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला। सबसे पहले मैंने सिंपल की बात करी और मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। डू डज नहीं लगेंगे, एस और इसका ध्यान रखें। उसका मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बोर्ड पे दिखा दिया है। सिंपल सेंटेंस के अलावा आपको 4 शब्द और याद करने हैं। 4 शब्द और याद करने जो मैंने लिखे थे, मिटा चुका हूं। हु, नेवर, नो, नोबडी। इन 5 शब्द को माइंड में रख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट नंबर पे सिंपल के अलावा ये 4 शब्द और आएंगे। इन 5 शब्द के साथ में ये 2 पॉइंट याद करने हैं। डू डज नहीं लगाना है, एसईएस का ध्यान रखना है। नो नोबडी में एसईएस लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है। केवल सिंपल, हु और नेवर में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब के साथ एसईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एसईएस नहीं लगेगा। नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव में डू डज बाहर आ जाता है, यानी कुछ हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगेगा, फिर सेंटेंस चलता रहेगा। और जिन 4 पे बोला है इनका जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब 3rd नंबर पे आएगा, और जिन पे बोला नहीं है इनका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब 2nd नंबर पे आएगा। इसमें एक आधा अपवाद आपके माइंड में उठ सकता है। जब कभी वो उठे, जब हम ऑनलाइन जुड़ेंगे और आप हमसे पढ़ेंगे तब मैं आपको वो एक्सेप्शन वाली बातें भी क्लियर कर दूंगा। एक पॉइंट उठेगा, एक पॉइंट विच के साथ उठ सकता है और एक पॉइंट व्हाट के साथ उठ सकता है। लेकिन अभी अगर हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा एक्सप्रेशन। 3 पॉइंट है, 6 सेंटेंस बनते हैं। अब मैं इसकी चिप बना देता हूं ताकि आपको सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मिटा के और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक चिप के अंदर समेट देता हूं। फिर आज के बाद आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसका एसेंस देखते हैं। जो कुछ भी बोला वो तो समझाने के लिए एक लंबा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं टॉपिक पढ़ा के खत्म करता हूं तो उसको भी एक छोटी सी चिप के अंदर समेट देता हूं। आप ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। जो कुछ मैंने बोला वो समझाने के लिए था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस 6 बनेंगे, 7वां सेंटेंस नहीं है। 7वां सेंटेंस नहीं है। एक्सेप्शन आएंगे, उसकी बात भी मैं बाद में करूंगा क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। मैंने कहा ना कि मुझे ट्रांसलेशन पे मास्टरी कराने में कम से कम 2.5 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम चाहिए, तब जाके एक स्टूडेंट हर हिंदी के सड़क इंग्लिश बुलाने के काबिल होता है। पढ़ा के छोड़ देना ही सब कुछ नहीं है। पढ़ा के छोड़ देना सब कुछ नहीं है। पहले हम चिप की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 सेंटेंस बनेंगे। फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी।
सेकंड आपका आएगा नेगेटिव, थर्ड आपका आएगा इंटेरोगेटिव, फोर्थ आपका आएगा इंट्रोगेटिव, फिफ्थ आपका गोले वाला और सिक्स्थ आपका गोले वाला। गोले वाला ना गोले वाला बात भी आप समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एंड है। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 पॉइंट होते हैं। पहचान मैंने अच्छी तरह समझा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड पॉइंट, और इसके हेल्प में 2 होते हैं, सेंटेंस 6 बनते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना कि जब कभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, 5 शब्द सेंटेंस में आएंगे, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब डू डज नहीं लगेंगे, और सेकंड पॉइंट का मतलब है एसईएस का ध्यान रखना है। एसईएस का ध्यान केवल इन 5 शब्द के साथ रखना है, सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी। इन 5 के साथ एसईएस का कोई चक्कर नहीं है। निगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, गोले वाला, बिना गोले वाला, इनमें एसईएस के बारे में सोचना ही नहीं, केवल इन 5 शब्द के बारे में सोचना है। और इन 5 शब्द का जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, डू डज ना लगाएं, एसईएस का ध्यान रखें। नेगेटिव में डू डज नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में डू डज बाहर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में डू डज बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा। 4 में बोला है, उन 4 को याद कर लीजिए, विच, हुज, हाउ, मेनी, हाउ। इन 4 का जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, और अगर जिन पे बोला नहीं उनका सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्प में 2रे नंबर पे आएगा। हम लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब 3rd नंबर पर, और जिन पे बोला नहीं हेल्पिंग वर्ब 2रे नंबर पे। तो फ्रेंड, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की छोटी सी चिप। आप इन 6 सेंटेंस में मास्टरी कर लीजिए, हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज बताएं, हम आपको पढ़ा के छोड़ देना अलग कहानी है। मैं ऑनलाइन भी हर टेंस के 100-200 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं। अब जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह समझा दिया, लेकिन आप इसके जब सेंटेंस बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। केवल पढ़ा के छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। जब आप ऑनलाइन में से जुड़ेंगे तो मैं सिंपल सेंटेंस पे इन 5 शब्द पे कई सेंटेंस बनवाऊंगा, फिर नेगेटिव को बनवाऊंगा, फिर इंटेरोगेटिव को बनवाऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव को बनाऊंगा, फिर गोले वाले जो 4 शब्द हैं उनके सेंटेंस बनवाऊंगा, और जिन पे गोला नहीं उनके सेंटेंस बनवाऊंगा। इस तरह से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 100, 200, 300 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी मुट्ठी में हमेशा के लिए आ जाएगा। तब आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 6 सेंटेंस हैं आपके सामने, इनकी इंग्लिश बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं केवल पढ़ा के नहीं छोड़ता हूं, हर टेंस पढ़ाने के बाद मैं उसकी 100, 200, 300, 400 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं। और ऑनलाइन भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्लास में भी कराता हूं ऑनलाइन, और होम असाइनमेंट देता हूं स्टूडेंट को, फिर नेक्स्ट डे ऑनलाइन चेक करता हूं और उनकी डिफिकल्टीज समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेमो कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूं। तो अगर आपके बात समझ में आ गई तो आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414003035, 9414003035। अगर आपको कुछ भी डिटेल जानना हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट करें और पूरी इंक्वायरी करें। मैं अगस्त के अंदर नया ग्रुप शुरू कर रहा हूं, डेट मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यह था आज का एक छोटा सा डेमो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम लंबी प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन जुड़कर, फिर आप खुद अपने हाथ से 100-200 सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे, तो जाहिर है कि आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बना सकेंगे। सो फ्रेंड्स, विद दिस वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद। एक बात और कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे सतनाम इंग्लिश कोचिंग सेंटर आप टाइप करें, सतनाम इंग्लिश कोचिंग सेंटर टाइप करें, वहां मेरी छोटी छोटी वीडियोज हैं, उन्हें भी देखें, उनसे भी अपनी नॉलेज को एनरिच करें। वंस अगेन, गुड बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।